जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल का दिन भारतवासियों के लिए बहुत ही अहम है। वो बात दीगर है कि आज़ादी के बाद इस दिन को जो महत्व मिलना था वो नहीं मिल पाया, उसका जो दर्जा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मैं बात कर रहा हूं मोइरंग दिवस की। जी हाँ, आज मोइरंग दिवस है। आप जानना चाहेंगे कि मोइरंग दिवस क्या है। जो हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य हैं उसमें अधिकांश लोगों को मोइरंग दिवस के बारे में जानकारी है और बहुत सारे लोग मोइरंग दिवस दर्शन यात्रा उसमें शरीक भी हो चुके हैं, क्योंकि यह यात्रा हर वर्ष 14 अप्रैल को देश के हर ठिकाने से हमारे पूर्व सैनिक मोइरंग जाते हैं और वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के शहीद हुए 26,000 से अधिक सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद का नारा बाबू सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और 1943 से 1945 तक हर स्वतंत्रता सेनानी के जबान पर यह नारा हुआ करता था और इस नारे का इतना असर हुआ कि अंग्रेज लोग इस पर जो है प्रतिबंध लगाते थे। कहते थे जय हिंद नहीं बोलना है, क्योंकि ये जय हिंद का नारा जो हमारे नेताजी ने दिया तो उससे जो है अंग्रेजों में एक तरीके से खलबली मच गई और वो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर भारत से समेटने के लिए तत्पर हो गए। नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके नाम के आगे से अगर आज़ाद हिंद फौज हटा दी जाए, उनके नाम में आज़ाद हिंद फौज का कोई योगदान न रखा जाए, तो उनके नेताजी होने में आज के नेताजी होने में कोई फर्क नहीं है। आज के नेताजी होने में, वो नेताजी के होने में यही आज़ाद हिंद फौज ही उनको विशिष्ट बनाती है। कैसा व्यक्तित्व रहा होगा बाबूजी का। यहाँ से अंग्रेजों को चकमा दे करके और कलकत्ता से जर्मनी तक पहुँच गए। अंग्रेजों को भनक नहीं लगी किस रास्ते से गए, कैसे गए, और विदेशी धरती पर 60,000 सैनिकों की सेना तैयार कर देना ये कोई आसान काम नहीं था। हम अपने अनुयायी 100-200 नहीं बना पाते हैं अपने देश में, और उनका व्यक्तित्व तो देखिए कि विदेशों में 60,000 की सेना तैयार कर दी उन्होंने और वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। जर्मनी के रास्ते वो अंडमान निकोबार पहुँचे, सिंगापुर पहुँचे और वहीं से उन्होंने जब जापान में पहुँच करके रास बिहारी बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी तो उनसे मुलाकात हुई और इसके बाद नेताजी आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर बने और उनके नेतृत्व में भारत की भूमि का टुकड़ा मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में मोइरंग, तो मोइरंग तक उनकी सेनाएं आईं, अंग्रेजों को खदेड़ भगाया वहां से, और वहां पर आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक ने आज़ाद हिंद का जो झंडा था उसको फहराया। आप देखिए ये रहा था आज़ाद हिंद फौज का झंडा। तिरंगे के ऊपर दहाड़ लगाता हुआ, दौड़ लगाता हुआ चीता। तो ये उनकी मतलब जिस प्रकार से उनका झंडा था ऐसे ही उनके रणबांकुरे भी थे, और उन रणबांकुरों ने जब भारत भूमि पर अपना हेडक्वार्टर बनाया
वो जगह थी मोइरंग। आप देख सकते हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये मोइरंग का पुराना हेडक्वार्टर है। आज इसको इसी रूप में नया बनाया गया है और इसके लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सन 97 से ही प्रयास कर रही थी। 2018 की जो मोइरंग यात्रा हुई थी, तो उस यात्रा में हमें सौभाग्य मिला था और उस यात्रा में हमारे साथ चंद्र कुमार बोस जी, जो सुभाष चंद्र जी के पोते हैं, वो भी शामिल हुए थे और इनके साथ ही उस समय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, वो भी शामिल हुए थे। ये बहुत ही सुनहरा अच्छा मौका रहा था हम लोगों के लिए। मेरी 5 यात्राएं हुई हैं मणिपुर के मोइरंग की और सह संयोजक के रूप में, तो काफ़ी आना जाना रहा, काफ़ी लोगों से वहाँ पर मिलना जुलना रहता है। वैसे तो वहाँ पर हर वर्ष ये मोइरंग दिवस मनाया जाता है। वहाँ की सरकार मोइरंग में जो मोनुमेंट बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, स्मारक के पास में सभागार है, उस सभागार में बैठकें होती हैं। लेकिन पूर्व सैनिक सेवा परिषद वो क्या करती है कि उससे पहले जो पुराना हेडक्वार्टर था, जहाँ पर ओरिजिनल हेडक्वार्टर सुभाष चंद्र बोस का बना हुआ था, भारत सरकार का, आज़ाद हिंद सरकार का, और उस आज़ाद हिंद सरकार का जिसको दुनिया की आधी आबादी के देशों ने मान्यता दे दी थी और सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्राध्यक्ष मान लिया था। इसीलिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष मानती है। हाँ, आज़ाद भारत के बाद में तो नाम दूसरा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, लेकिन आज़ाद भारत से पहले भी तो उन्होंने जमीन जीत करके और वहाँ पर अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। अंडमान निकोबार और मोइरंग का हिस्सा, उधर आधा नागालैंड लगभग, वो उन्होंने जीत लिया था। और इसके बाद जो दुनिया के आधी आबादी के देशों ने उनको अपना भारत का राष्ट्राध्यक्ष मान लिया था, घोषित कर दिया था। तो इसलिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उनको सीधे तौर पर पहला उपराष्ट्रपति मानती है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा जब इस आयोजन में शामिल होना स्वीकार किया गया, तो उसके बाद में इसमें 4 चांद लग गए। अब हमारे फौजी 50 फौजी इस समय जाते हैं, हर वर्ष उस यात्रा में शामिल होते हैं और वहाँ एक अच्छा उत्सव होता है, उसमें शरीक होते हैं। 2018 के बाद तो मैं नहीं गया हूँ। 2018 में ये हुआ था कि हमारे जो सैनिक हैं सब 12 अप्रैल को पहुँच गए थे शाम तक। 13 अप्रैल में दोपहर का खाना राजभवन में हुआ था। राजभवन में जो खाना हुआ था उसकी ये झांकियाँ हैं, हमने सहेज के रखी हुई हैं फोटो, जहाँ पर उस समय की राज्यपाल महामहिम नजमा हेपतुल्ला जी भी शामिल हुई थी। उनके घर में ही उन्होंने अपने घर पे ही ये लंच का आयोजन रखा था हम लोगों के लिए। और उसके बाद शाम को रंगारंग कार्यक्रम हुआ था कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा उनके कार्यालय के पास में। तो पहले वहाँ पर कला और संस्कृति विभाग के द्वारा वहाँ के जो कला लोक संस्कृति है उसके जो अपनी नृत्य वगैरह हैं या और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद शाम का भोजन भी वहीं पर हुआ था। 14 तारीख को सुबह हम लोग प्रस्थान कर दिए। सबसे पहले हम लोगों ने पुराना हेडक्वार्टर है वहाँ पर झंडारोहण किया और झंडारोहण करने के बाद आज़ाद हिंद फौज का जो राष्ट्रगीत था उसका गायन किया। गायन करने के बाद में वहाँ से हम लोग पूरा रैली के रूप में जो नया हेडक्वार्टर बनाया गया है, जो स्मारक बनाया गया है, जहाँ पर म्यूजियम भी है और उनकी जो मूर्ति भी, बहुत बड़ी मूर्ति भी बनाई गई है, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचे। वहाँ पर नजमा हेपतुल्ला जी आई थी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया सबको। उसके बाद हमारे सैनिकों ने वहाँ पर चाय पान की व्यवस्था थी, असम राइफल्स की एक बटालियन ने की थी और असम राइफल की बटालियन वहाँ पर जो वहाँ की एक लोकटल झील है
तो लॉकटॉल झील में नौकायन किया हमारे लोगों ने, और उसके बाद शाम तक अब मस्ती करते हुए वापस आए इम्फाल, और इम्फाल से फिर अगले दिन वहाँ से अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर दिए थे। इसके पहले की यात्रा में 18 के पहले की यात्राएं जो होती थी सभी बाई रोड होती थी, और उस यात्रा में सभी लोग दीमापुर तक ट्रेन से जाते थे, और वहाँ से सेना और असम राइफल्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके द्वारा हमें बसें दी जाती थी, और उन बसों से हम लोग पहुँचते थे कोहिमा। यहाँ राजभवन में हम लोगों का दोपहर का भोजन होता था, और शाम तक हम लोग पहुँच जाते थे इम्फाल में। वापसी में जब 15 तारीख की वापसी में होते थे, जखामा में जो ड्यू हेडक्वार्टर है वहाँ पर हम लोगों को दोपहर भोजन होता था, और इस प्रकार से शाम तक फिर हम लोग दीमापुर पहुँच करके अपने अपने जो कार्यक्रम हैं, कोई कहीं घूमने भी निकलता था, इस प्रकार का कार्यक्रम बनाते थे, चले जाते थे। तो अब ये कार्यक्रमों में कुछ बदलाव हुआ है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जो लोग हैं बाई एयर जा रहे हैं, तो बाई एयर से जाने में कई लोगों की शिकायतें हैं कि ये जो पहले वाली व्यवस्था रहती तो वो ठीक रहता। अब बाई एयर का खर्चा इतना सबके एफर्ट के बाहर रहता है। कई लोग मुझसे भी कहते हैं, बाकी जो बैठकें होती वहाँ पर भी प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जो अधिकारी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस यात्रा का जो स्वरूप था, पूर्व का स्वरूप लौटाया जाना चाहिए। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिसंबर महीने में हमको जाना पड़ता था, पहले जो वहाँ का सेना का इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर, असम राइफल का है वहाँ पर, और बाकी जहाँ जहाँ रुकने की खाने पीने की व्यवस्था होती थी रास्ते में, उनसे सबसे दिसंबर महीने से और अप्रैल के बीच में 2 बार हम लोग पहले भी जाते थे, और पूरी अपनी जो कार्रवाई है उसको आखिरी अंजाम तक ले जाते थे। तो ये अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये कार्यक्रम जो बनाया गया था इसलिए कि पूरे देश के लोग मोइरंग को माने जाने, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज़ादी की लड़ाई के लिए मोइरंग को अगर आप भुला देंगे तो आपकी आज़ादी की लड़ाई अधूरी है। अगर आप ये कहते हैं चरखे से आज़ादी मिल गई थी तो ये सही बात नहीं है। सही बात तो ये है कि नेताजी के जो उनका विचार था कि जब तक खून नहीं बहाओगे तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। तो उस विचार के बाद में अंग्रेजों में एक दहशत फैली, और उसके बाद में ही आज़ादी। नेताजी ने बहुत ही अपनी चतुराई से, उनका मानना था कि दुश्मन को दोस्त बना लो, और इस प्रकार से पूरी मदद उनको मिली। ओरलैंडो मजोटा नाम के स्वतंत्र भारत की स्थापना की वहाँ पर, और इसके बाद में उन्होंने 1941 में ये आज़ाद हिंद रेडियो की भी स्थापना की, जिससे वो अपने संदेश अपनी जो जनता है, भारत की जनता है, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको इसके माध्यम से दिया करते थे। आज सवेरे ही हमारे एक बहुत पूजनीय वयोवृद्ध अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कर्मठ और स्थापना करने में जिनका अहम योगदान रहा, ऐसे हमारे दिवाकर जी, उन्होंने फ़ोन करके पूछा क्या कोई कार्यक्रम हो रहे हैं इस बार में। तब तक मुझे जानकारी नहीं थी, तो अभी 1-2 जगह से जानकारी आई है, कुछ लोगों के कार्यक्रम हुए हैं। पहले कार्यक्रम हर जिले में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद मोइरंग उत्सव यात्रा निकालती थी, प्रतीकात्मक, अपने यहाँ अपने क्षेत्र में इसी प्रकार का बैनर बना करके, और लोग 1-2-3 किलोमीटर चलते थे और उसको सभा करते थे। सभा करने के बाद में वहाँ पर जो उससे संबंधित जो लोग थे या जिनके संस्मरण हैं उनको बुलाया जाता था। तो ये अगर बंद हो गया है, ये होना चाहिए, और ये संदेश पूरे देश में खासकर बच्चों में जाना चाहिए। जो स्कूली बच्चे हैं उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि नेताजी का योगदान कितना था। अभी आज की पीढ़ी बहुत अच्छी बात है, नेताजी के बारे में जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि पिछले वर्षों में काफ़ी शिथिलता रही थी और एनडीए सरकार आने के बाद में इन्होंने इसको
एक मान्यता दे दी है। मोयरंग उत्सव को, आज़ाद हिंद फौज दिवस को उनकी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने मान्यता दे दी है। और इस प्रकार जो मान्यता दी है उसका एक ये लेटर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिया है वो संलग्न कर रहा हूँ इसमें, इसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकारों का भी, पुरानी सरकारों का जो रवैया था वो अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से इन मोरंग जैसे स्थानों को लोग भूल गए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, तब हम एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहेंगे और एक दूसरे से जो है संपर्क में रहेंगे। जो मुझे सुझाव देना चाहते हूँ, मेरा नंबर ये दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर वो लोग सुझाव भी दे सकते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में किसी अन्य चर्चा के साथ में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।